उस कार्य को देखते हुए हमने इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि माननीय कांशीराम जी का जो बायोग्राफी के बारे में हमने सोचना चाहिए। मैं डॉक्टर फुलेकर, मेरी ड्यूटी बनती है कि कांशीराम जी का बायोग्राफी हमने दिलचस्प लेकर उस बायोग्राफी को आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हैप्पी बर्थडे कांशीराम जी। मेरी मुलाकात कांशीराम जी से जब मैं रिपब्लिकन पार्टी से 2 बार इलेक्शन लड़ा और वीपी सिंह जी ने मुझे टिकट दिया 90 में, और उस इलेक्शन में वो टिकट प्रकाश आंबेडकर को गिरी क्योंकि वीपी सिंह प्रकाश जी आंबेडकर को जानता था। लेकिन खुद प्रकाश आंबेडकर अपनी टिकट को किसी के हाथ में सौंप देता था और अपने कैंडिडेट को हराता था। छोटी सोच, ये सोच में बदलते बदलते एक ऐसी सोच 1950 1984 में बदलते हुई आई और वो नाम था कांशीराम जी। तो कांशीराम जी के बारे में बहुत सारी बातें हमको सोचना चाहिए। 92 नगर पालिका में मेरी एंट्री हुई। 93 में मैं 92 में उपाध्यक्ष बना। कांग्रेस से जब हाथ मिलाते हैं छोटी सी सीट में मुलाकात हो जाती है। लेकिन जब मैं स्वतंत्र माइंड का बना, उधर कांशीराम जी की मूवमेंट चल रही थी, इधर मेरी मूवमेंट चल रही थी, और एक स्वतंत्र 1.25 साल बाद मैं नगराध्यक्ष बना 1993 में। और फिर 1996 में 96 में उस महान, मैंने देखा रिपब्लिकन पार्टी, कई गढ़ थे, कवाड़े, प्रकाश, आठवले, फेलुअर कहानी, बड़े मुश्किल से एक बार खासदार की बनाई हुई कहानी। उसमें एक उभरता हुआ सितारा का नाम जागृत हुआ और वो थे माननीय कांशीराम जी। इन कांशीराम जी को मैं मिला, उन्होंने मेरे से भी मुलाकात की और सिद्धार्थ पाटिल के जरिए से मैं गोंदिया भंडारा जिले का अध्यक्ष बन गया। और फिर उन्होंने मुझे दिल्ली में बुलाया। मैं जब दिल्ली में गया, उनको देखा, एक सादा पावड़ा 5-10 रुपए का, उससे वो दाढ़ी कर रहे थे। हमको देखते कौन आए, हमको बुलाए। मेरे साथ में एक पतला सा लड़का आज भी जिंदा है, भवसागर था, जो आज गरीब परिस्थिति में जीता है, किसी के पास नौकरी की मजदूरी कर रहा है। कांशीराम जी के मूवमेंट में वो लोग वैसे ही भाषण देते थे जिस तरह से कांशीराम जी देते थे। बहुत लोगों ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी उसमें। भंडारा जिले के LLM पढ़ा लिखा लड़का एडवोकेट राम टेके भी था, राज विलास गजबी थे, सिद्धार्थ पाटिल थे, उबाड़े जी थे, बहुत सारे लोग जो कर्मचारी लोग थे। धीरे से कांशीराम जी के मूवमेंट को आगे बढ़ाया और कांशीराम जी की मूवमेंट एक अलग ही टाइप की मूवमेंट थी, जिस मूवमेंट को हमें समझना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, आइए कांशीराम जी के मूवमेंट को समझते हुए कांशीराम जी ने मुझे लोकसभा की टिकट दिया। लोकसभा की टिकट देने के बाद में मैं बहुत दम से लड़ा, दिल से लड़ा, और ऐसा इलेक्शन लड़ा कि लोग बाबा साहब का वो इलेक्शन भंडारा जिले में याद करने लगे। पढ़ा लिखा लड़का था,
मेरे साथ में वर्टी के फुले, नारायण फुले और बहुत सारे लोग जुड़ गए। गोदिया भंडारा जिला आज भी प्रफुल्ल भाई के नाम से, और नारायण दास सराफ देश का चौथा नंबर का अमीर, प्रफुल्ल भाई राजकारण का पहला नंबर का अमीर, और एक अछूत अनटचेबल लड़का डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर फाइट में लड़ा। और जब बाबा साहब आम्बेडकर ने आखिरी भाषण भंडारा के उस ग्राउंड पर, दसरा मैदान जिसको कहते हैं, उस ग्राउंड पर 1 लाख लोग आए, काशीराज जी को मैं हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की। मैंने भी दम लगाकर मेरे संस्था के बदौलत पर और मेरे भाइयों की बदौलत पर, उनकी हिम्मत के साथ में, समाज की हिम्मत के साथ में मैं इलेक्शन लड़ा। लेकिन उस हेलीकॉप्टर का वर्मा नाम का पायलट था, उस पायलट को पकड़ा गया और वो हेलीकॉप्टर उतरा ही नहीं। और उस मैदान में मेरे पम्पलेट बांटे गए कि मैं बेचा गया हूँ, मैं खरीदा गया हूँ। प्यारे दोस्तों, ये बात मेरे दिल में चुई और मैं नफरत के साथ में जीने लगा। मैं जज कोर्ट में गया, नगर पालिका में अध्यक्ष था। मेरा एक वकील जो आज जज है, अरुण चौधरी, जज अरुण चौधरी से मुलाकात लिया, तब वो वकील थे और उनको मैंने वो कहानी बताया। उनको मैंने वो कहानी बताया। वो बोलेंगे ऐसे केस में आप जीत नहीं सकते हैं, लेकिन आप लड़ाई लड़ सकते हैं। मैं कोर्ट में गया क्योंकि मेरे को किसी ने खरीदा नहीं। हेलीकॉप्टर को एमपी की तरफ भगाया गया और लोगों ने मुझे ऐसे ही समझ गए लोग। दोस्तों, मैं कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में गया, बहुत पैसा लगता था। इलेक्शन में मुझे 3 नंबर का मतदान मिला। मेरी आशा थी कि जीत कर लाने का, लेकिन अच्छा मतदान लेने का। मेरा ख्वाब अपूरा हो गया। लोकसभा में जिसने मुझे टिकट दिया वो थे माननीय कांशीराम जी और सिद्धार्थ पाटिल। आज भी वो इलेक्शन लोग याद करते हैं, जिंदगी भर याद करते हैं। मैं भी खुश हूँ कि लोकसभा में मैं खड़ा हो सका, लेकिन कुछ लोगों के डर से, संस्था के बदौलत से हम लोग डरते हैं और डर के साथ में हम लोग किसी बड़े पार्टी में चले जाते हैं और फिर हमारी खुद की मूवमेंट अधूरी रह जाती है और वो अधूरी मूवमेंट हमारे मुश्किलों को जड़ बन जाती है, हमारा स्वाभिमान खत्म करवा देती है। हम हर जड़ से दूर हो जाते हैं और जब स्वाभिमान खत्म होता है तब आदमी भी खत्म हो जाता है। काशीराम जी ने हंसते हुए, हम कुछ सालों के बाद में वही पक्ष में कुछ ओबीसी लोगों को बढ़ाने के लिए आगे आए और वो हमारे लिए कार्य करते हैं और वही हमको गिराते हैं। काशीराम जी के पार्टी से मैं 96 में लोकसभा लड़ा, बाद में कोर्ट में भी गया, लेकिन कोर्ट में कुछ ऐसे जज होते हैं जो ऐसे केस को फेंक देते हैं। पहले केस JM पटेल के साथ पास में थी, केस एडमिट हुई, अरुण चौधरी बहुत अच्छे लड़े और बाद में एक नामी वकील की तरफ में ये केस चली गई और फिर तो वकील और जज उनकी दोस्तानी होती है। कुछ वकील का इतना इंप्रेशन होता है कि वो कुछ भी केस को हरा सकते हैं, जिता सकते हैं। इसमें मेरी कहानी खत्म हो गई और मैं बाद में दुख गौरी गुरु जी को लोकसभा की टिकट दिया और विधानसभा में लड़ा। फिर ये दौरा चलते रहा। 2 बार मैं आमदार के लिए काशीराम जी के पार्टी का हुआ और 1 बार खासदार के लिए। लोग मुझे बीएसपी का आदमी समझने लगे। धीरे धीरे एक लोकसभा के प्रफुल्ल भाई से मेरी मुलाकात लोगों ने करवाई और मुझे भी लगा कि हम भी राष्ट्रवादी में जुड़ जाए। राष्ट्रवादी से मैं ट्राई किया और फिर आमदार का इलेक्शन मैं इतने बार हारने के बाद मैं 2 बार नगर पालिका का नगराध्यक्ष बना। 3 बार मैं नगर पालिका में, 1 बार उपाध्यक्ष, फिर बार नगर सेवक और विद्या फुलेकर को 4 बार चुन के लाया नगर पालिका में। अब मैं एक प्रकार का स्वतंत्र ही हो गया।
क्योंकि जहाँ बड़े पार्टी में जाने के बाद में हराने वाली बातें हमको दिखी, वो लोग हमें जैसे एक टुकड़ा होता है रोटी का, वो खिलाते हैं, और जब काम हो जाते हैं संतरे के समान आगे बढ़ाते हैं, और जब काम हो जाते तब फेंक देते हैं। बड़े पक्षों ने यही काम किया है और वो करते रहेंगे, उनका ड्यूटी है। इसी परिस्थिति में एक महान पुरुष 1984 को उभरा। उनकी कहानी भी सुनने के लिए आदि हूँ मैं, डॉक्टर सत्याराम पुलेकर। उसको बहुत सारे लोगों ने कहा, आज मेरा मूड आदरणीय काशीराम जी के बारे में बोलने का जा रहा है। तो प्यारे दोस्तों, एक महान का हस्तियत कहानी आज हमारे बीच में है, वो हमने सुनना चाहिए, वो हमने देखना चाहिए। तो आइए काशीराम जी के बारे में उस कहानी को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। नमो बुद्धाय। एक महान, जिसका नाम आदरणीय काशीराम जी है, तो काशीराम जी, माननीय काशीराम जी की कहानी सुनते हुए उन बातों को भी याद करना चाहिए। पेन पर सोशल साइकिल पर चलने वाले काशीराम जी आज़ादी के बाद भारतीय इतिहास में काशीराम का नाम पूरी जिंदगी के बहुजन समाज को काशीराम जी ने आर्थिक उत्थान के लिए बढ़ा दिया। बाबा साहब अम्बेडकर महापरिनिर्वाण के बाद दलितों आदिवासी को पिछले लड़ाई लड़ने वाले अकाल पड़ गया था। 60 और 70 की वो दौर था जब बाबा साहब की अम्बेडकर साची रची जा रही थी। बहुजन समाज ऐसे हालात में काशीराम जी ने सड़क पर उतरकर फिर में संघर्ष किया। ये 70 का दशक था। 70 के दशक में उस समय बहुत अधिक दलितों पर एट्रॉसिटीज हो रही थी, और विशेषकर जो जो कर्मचारीगण थे वो बहुत ही परेशान थे। माननीय काशीराम जी पुणे की आम फैक्ट्री थी, उसके अंदर एक साइंटिस्ट के पद पर थे, जहाँ पर छुट्टियाँ थी। बाबा साहब आम्बेडकर और गौतम बुद्ध जयंती खत्म कर दिया था गया था बिना किसी नोटिस से, और इसलिए कुछ लोगों ने वहाँ पर प्रतिकार किया और माननीय काशीराम जी ने उसमें सहयोग किया। और उसके बाद में उसके मुंह पर नहीं देखा। उन्होंने कहा, जब तक हम कर्मचारी वर्ग संगठित करके एक आंदोलन नहीं खड़ा कर सकते तब तक कर्मचारी की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व नहीं हो सकते। काशीराम जी सत्ता की चाबी बहुजनों के हाथ में सत्ता चाहना चाहते थे, वो संसद पहुंचाना चाहते थे, वो किसी कीमत पर सब आगे होना चाहते थे। उनको पता चला था लोकतंत्र में काशीराम का जन्म 15 मार्च 1934 में पंजाब में रोपड़ जिले में हुआ था। पिता का नाम हरि सिंह और माँ का नाम विनस कौर था। काशीराम जब साइंस ग्रेजुएट थे और DRDO में नौकरी करते थे। नौकरी के दरमियान अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए विवाद हुआ और 1970 में आराम से जिंदगी सोन पर सड़क के लिए नौकरी छोड़ दी। अब काशीराम के जी के पास में पूरा आसमान था, लेकिन चुनौती उतनी बड़ी थी। उन्हें पूरा देश अपना था, सोशल लोगों को जगाना था। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि लोग चेतना युक्त नहीं थे, दलितों के अंदर चेतना नहीं थी वास्तविकता संगठित करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। दूसरी बात ये थी कि वो थी पैसे की, उसके पास इतने पैसे नहीं थे जिसे आंदोलन चला सके। और तीसरी बात जो थी वो विश्वसनीयता थी, जो कि उस समय के लीडर के पास में वो लीडर पैसा जमा करते थे लेकिन खुद खा जाते थे, और इसलिए आंदोलन आगे नहीं बढ़ पाता था। राजनीति जीवन की शुरुआत काशीराम जी की, ये भी बातें हमको देखना है। काशीराम जी नौकरी छोड़ने के बाद 7 साल के बाद में नौकरी करते रहे, बहुजन समाज को जगाते रहे। 19 साल 1978 में वाम सेव का गठन किया
और दलितों आदिवासी का अल्पसंख्यकों से एक साथ आने की अपील की। उन्होंने सरकारी नौकरी करने शोषित समाज से एक निश्चित धनराशि के लिए देने की अपील की। 1941 में दलित शोषित संघर्ष समाज समिति का गठन किया। 14 अप्रैल 1984 को बीएसपी की स्थापना की, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। कांशीराम की बाबा साहब की सत्ता सभी तालों की चाबी, ये सिद्धांत पर पूरा भरोसा था। तब से बड़ा प्रयोग माननीय कांशीराम जी ने संवैधानिक धरातल पर प्रजातंत्र पर विश्वास, और वह ये चाहते थे जो प्रजातंत्र है, जो हक दिए गए हैं दलितों को, पिछड़ों को, और जो हक दिए गए हैं उसके आधार पर एक आंदोलन बन सकता है। इसलिए उन्होंने नारे दिए, वोट से लेंगे पीएम सीएम, आरक्षण देंगे एसपीडीएम, जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। उसके बाद उन्होंने कहा, यह पॉलिटिकल पावर है, दैट इज द मास्टर की, ये गुरु के लिए है, जिसके लिए दारा दलित को अपने अपने दौर बंद है वो खोल सकते हैं। यहाँ पर सत्ता की ताकत को उन्होंने पहचाना। वन वोट वन वैल्यू, वन मैन वन वोट वन वैल्यू, इसकी धारणा थी। इसको उन्होंने ग्रास रूट पर लागू किया और एक बड़ा नारा दिया 1585 का। 85 लोग जो मनुवादी के विरोध करते थे, बहुत का नारा दिया, जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस और माइनॉरिटी के कन्वर्टेड को जोड़कर 85% योग बनाया। और कांशीराम साइकिल से पूरा देश नाप रहे थे। बहुजन समाज के अंदर राजनीतिक जागरूकता के लिए रोज वो बहुजन समाज के लिए, लोगों के अधिकार के लिए उनको बताते थे। ये सफर आसान नहीं था। राजनीतिक सरपत की शुरुआत उन्होंने समुद्र से गुजरना पड़ा, कई पार कई मील उन्होंने पैदल चलता था। साइकिल चलाते चलाते वो थक जाते थे। कई बार ऐसा होता था भूखे पेट ही सो जाना पड़ता था, लेकिन वो तकलीफें थी जो दिखाई पड़ती थी। इस कांशीराम इस तकलीफ को मानसिक तौर पर भी बड़ा लड़ाई लड़ रहे थे। उन्होंने परिवार को त्याग को संकल्प कर लिया था। समाज को अपना जीवन देने के लिए वो ना हर परिवार से नाता तोड़ लिया था। ये अपनी बहन की मौत और दूसरे पर इनकी शादी पर घर नहीं गए, यही नहीं, ताकि अंतिम संस्कार में शामिल हुए। एक बार कांशीराम की माँ उनको पुणे आई, लेकिन उनको लोगों के भलाई के लिए माँ की ममता को भी ठुकरा दिया। माननीय कांशीराम जो है वो एक योगदान था, एक समय का सामूहिक नेतृत्व सामने आता है। जब मिलकर ये आंदोलन करता है, एक व्यक्ति को जन्म देता है, जो कांशीराम जी को जन्म दिया। कांशीराम तब बनते हैं जब स्वयं अपने त्याग की बातें करते हैं, अपना प्यार, अपना परिवार त्यागा उन्होंने। अपना मेरा परिवार नहीं रखूँगा, शादी नहीं करी, मैं कोई बैंक बैलेंस नहीं रखूँगा, यहाँ तक कि जब वो पिता की मृत्यु हुई और परिनिर्वाण हुआ, उसी गांव के आसपास से माता उनकी बुलाने आई, उसके बावजूद भी उन्होंने, मैं एक बार अपना परिवार त्याग दिया है, मैं अभी नहीं आऊँगा, और अपने पिताजी के परिनिर्वाण में वो मिट्टी थी उससे भाग नहीं लिया। ये कोई त्याग है, ये कोई ही कांशीराम बनाता है। 20 सालों तक के राजनीतिक जमीन तैयार की। अब समय आ गया वो बड़ा राजनीतिक फैसला करे, और उन्होंने किया भी। साल 1981 में वीपीसीएस से खिलाफ चुनाव लड़े। चुनाव में वो बारहवें में हार गए थे। पूरा देश उनको नेता मान चुका था। 1991 में इटावा की लोकसभा चुनाव जीता और पहली बार संसद घुसे। मुलायम सिंह से बीएसपी की गठबंधन हुआ और यूपी में सरकार बनी। 1995 में बीजेपी में का सहयोग से मायावती से सीएम बनाई।
और वापस लेने से 1995 में कांशीराम दूसरी बार 1996 से होशियारपुर से सांसद बने। राजनीतिक सत्ता और उसके समाज में परिवर्तन करना, ये इनकी राजनीतिक धारा थी। ये कई राजनीतिक जैसी होती है कि उसके हिसाब से करना पड़ता है। ये सीधा साधा गणित नहीं है कि ऐसा करने से वैसा हो जाएगा। उन्होंने मुलायम सिंह और बीजेपी से पैक्ट कर कर उस समय का सम्मान बनाया, शूद्र अतिशूद्र को बनाकर एक तक बनाया। बाबा साहब भी लोहिया के साथ में बातें साथ में जाते हैं और तमाम छोटू राम के भी समाज में जाते हैं। तो बाबा साहब ने भी वो प्रयोग करने की इतिहास में उतना समय नहीं दिया। बाबा साहब को उतना समय पर नहीं मिलता, लेकिन कांशीराम को वो समय मिला। उसी प्रयोग को कांशीराम जी ने अपनाया और प्रिया की धारा है, शूद्रों की अति शूद्रों की ओबीसी को जोड़कर एक बहुत बड़ा गठबंधन बनाया। लोग उनका वही था। बात राजनीति की स्थितियों से बदलती चली गई और ये शुद्धतावादी से तरीके से राजनीतिक नहीं हो सकती है। तो राजनीति की सत्ता प्राप्त करने के लिए तमाम बातें करना पड़ता है, वो उन्होंने किए। इसको आप 24 कैडर का राजनीतिक में ढूंढने का कोशिश करें, ये संभव नहीं है। सिर्फ अगर काशीराम से सिर्फ जो उम्मीद करते वो 24 कैरेट के हो जाए तो ये नाराजगी को नष्ट कर दे तो ज़्यादा की होगी। काशीराम जी का नाम अमर हो गया। काशीराम राजनीति को नया रूप दिया। कई राजनीति तो कई प्रयोग किए, काशीराम जानते थे। वो आर्थिक रूप से राजनीतिक सत्ता से भागीदारी मांग रहे, वो आसान नहीं है। उन्होंने वीपी सिंह के खिलाफ खेड़ा लड़ा, लोगों से अपील करते लगे, आप वोट तो बाद में दीजिए, पहले नोट दीजिए। चुनाव प्रचार के लिए नया तरीका निकाला और दीवारों पर तरीके पर उन्होंने बड़ी बड़ी तस्वीर बनाई। ये पहला मौका था जब पहला पोस्टर में दीवारों पर चुनाव चिन्ह कर रहे थे और दीवारें रंगित हुए थे। कांशीराम से दलितों के नेता नहीं थे, वो ओबीसी आरक्षण करने के लिए सबसे ज़्यादा दबाव वीपी सिंह पर लाया था। राजनीतिक पर उनका सबसे बड़ा प्रयोग था। एक आत्मविश्वास के साथ में शुरू किया, जो इस देश का शेड्यूल कास्ट है, जो हमारे साथ में है। और फिर आप देखेंगे मंडल कमीशन लागू हुआ, ओबीसी का सवाल था, उन्होंने 500 अलग अलग जगह पर रैली की। शेड्यूल कास्ट पूरे समर्थन के विश्वास के साथ राजनीति को शुरू करना और ओबीसी और माइनॉरिटी को जोड़ना। जब बम से बना रहे हैं तो बैकवर्ड क्लासेस है और माइनॉरिटी को जोड़कर एक राजनीति को जोड़कर संगठित करने की कोशिश की। बुनियादी राजनीति की यही है कि शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड और माइनॉरिटी जो भी वंचित तबके हैं उनको जोड़ना, ब्राह्मणवाद के खिलाफ। बाद में राजनीतिक में स्थितियाँ जैसी हुई उन चीज़ों को बदला। आप देखेंगे तो कांशीराम चीज ने सबसे बड़ा प्रयोग किया इन जातियों को, जो राजनीतिक सत्ता को हासिल करने के लिए गठबंधन के प्रयोग क्या क्या हो सकते उन्होंने करने की कोशिश की। सबसे बड़ा प्रयोग तो यह है, कम सोचते और कारपोरेट सपोर्ट के बजाय एक आदमी एक वोट, ये इस नारे थे, लोगों को जोड़ना, लोगों को समर्थन लेना, लोगों के घर में जाना, जब पर साइकिल से यात्रा निकालना। ये भारतीय राजनीति की सबसे बड़े फर्क है। इस देश में तीसरी पार्टी देश की बन गई, ना वंश व्यवस्था, ना कोई ताकत है, कोई बड़ी बड़ी जाति की ताकत नहीं, कारपोरेट पैसा भी नहीं है। ऐसे बावजूद भी उन्होंने जो प्रयोग किया, ये कई टूल्स की जो यूज किया, ये अध्ययन करना चाहिए। और एक उनका समय मीडिया के क्षेत्र में था। जो देश का मीडिया है इन तबकों के हित में नहीं है, तो अपना मीडिया खड़ा करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं और लगातार एक से ज़्यादा पेपर लगाते रहे। एक तरह से अपना मीडिया खड़ा कर कर अपने लोगों तक संवाद करने के लिए उन्होंने ताकत विकसित करना और उसके जरिए लोगों पर पहुंचाना, ये सब कुल मिलकर उन्होंने अपना बहुत बड़ा किया है। कम कम साधनों से राजनीति करना और उन तबकों को जोड़ना जो राजनीतिक सत्ता नहीं है और अपना मीडिया खड़ा करना, उसके जरिए लोगों से संवाद करना, ये बहुत बड़े प्रयोग है। इससे वजह से काशीराम साहब को लंबे समय से याद किया जाएगा और कोई भी व्यक्ति पर विरोध भी हो, ये कोई नकार नहीं सकता। काशीराम साहब ने बड़े प्रयोग नहीं किए,
ये इनका विरोधी भी नहीं कह सकता। सबसे बड़े उपकरण की वजह से एक साइंटिस्ट ने उस साइंस के रूप में कांशीराम को मैं देखता हूँ। प्यारे दोस्तों, 2001 में मायावती को उत्तराधिकारी घोषित किया। उनकी राजनीतिक सत्ता को बनी रही, क्योंकि उम्र के पड़ाव पर सैयद के साथ में कमजोर बनने लगे थे, उनकी तबीयत खराब होने लगी थी। 2003 में लकवाग्रस्त होने के बाद में वो सक्रिय राज से दूर चले गए और 9 अक्टूबर 2006 को दिल्ली में उनका निधन हुआ। पूरी दुनिया में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक समानता की लड़ाई में राम माता है, उसमें कांशीराम का नाम सम्मान से ले जाता है। कांशीराम पॉलिटिकल फिलोसफी, समाज सुधारक के रूप में याद करता है। देश इनके योगदान के लिए सदा आभारी रहेगा। दोस्तों, आज हम कांशीराम जी को याद करते हैं। कांशीराम जी की याद ये बहुत सताने वाली याद है। महाराम कांशीराम जी के अधूरे सपने आज भी पूरे होने के आज के दिन पर बहुत बड़ी कमजोरी दिख रही है। आज उत्तर प्रदेश में जिन्होंने 4 बार सत्ता हासिल की है, आज उनका एक ही आदमी चुन के आता है। वीवीएम, बहुत सारी बातें हैं, इन बातों को भी हमने सोचना चाहिए। आज कांशीराम तो बनेगा नहीं, बाबा साहब तो बनेगा नहीं, लेकिन दोस्तों हम विचार करना चाहिए। इतिहास गवाह है, हर कालखंड में महापुरुष जन्म लेते हैं अपने पूर्ववर्ती महापुरुषों को अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए। तथागत भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक 15 मार्च 1934 पूल और पंजाब प्रांत में रूपन जिले में एक पासपुर गांव में एक रहीदासी परिवार से सीखने एक बच्चे का जन्म हुआ। किसे पता था ये लड़का आगे चलकर भारत के इतिहास में ये आधार स्तंभ बनने वाला है, जो अपने महान मार्गदर्शकों बुद्ध, रविदास, कबीर, नानक देव जी, ज्योतिबा फुले, पेरियार और बाबा साहब आम्बेडकर के बाद में कड़ी को उस जज्बे से एक संभालने वाला, बल्कि आधुनिक भारत के नए इतिहास का महान शिल्पकार होने वाला है। उनके अधूरे सपने को जन जन में पहुंचाने को एक महान क्रांतिकारक इमारत लिखने वाला है। इस बालक का नाम था कांशीराम जी। प्यारे दोस्तों, 6 दिसंबर 1956 बाबा साहब महापरिनिर्वाण हुआ। एक सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से मशहूर इंटरनेशनल डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, जो कि हजारों सालों से चली आ रही मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक गुलामगिरी से समस्त भारत को, महिलाओं को, पिछड़े और अति पिछड़ों को आज़ादी दिलाने में एक महत्वपूर्ण शिल्पकार थे। उनके जाने के बाद उनके सपनों को भारत के बाद कौन पूरा करेगा, इस पर एक बहुत बड़ा सन्नाटा लगा हुआ था। और दूसरी तरफ 22 साल के कांशीराम को अत्यंत मेधावी थे, जिसके नतीजे के रूप में आगे चलकर वो डीआरडी में सिलेक्ट हुए और पुणे ब्रांच में जॉब करने लगे। इधर बाबा साहब के जाने के बाद अंग्रेजों और आया हुआ एक खेमा, जो परजीवी बनकर भारतीयों को 1000 साल से भी समाज से, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, शारीरिक, मानसिक, जातिगत रूप से ना शोषित और प्रताड़ित कर रखा था, बल्कि आधुनिक भारत में भी आज़ादी के बाद भी समस्त प्रशासकीय पदों पर, सभी लाभ के पदों पर भारी भतीजेवाद के कब्जा करके शेष भारतीयों को फिर से विकलांग बनाते जा रहा था। संविधान लागू होने के बाद भी लोकतंत्र के चारों स्तंभ को, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया में ये परजीवी पर एक वर्चस्व होने के कारण एक फिर भारत में संविधान था। पिछलों, अति पिछड़ों को ये इनकी परिस्थिति बेदौर हो रही थी, जब पिछड़ों को ब्राह्मणवादी के खेमे में डालकर उन्हें रिजर्वेशन नहीं दिया गया था और वो स्वयं उन्होंने फिर पाड़ रखा था, जिसका नतीजा ब्राह्मणवादी समस्त लाभ को पद पर एक छत्र राज करते जा रहे थे और पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व नगण्य हो चुका था। उधर कांशीराम जी डीआरडी के जरिए से कई बार भेदभाव मान के, कई बार उन्होंने देखा कई कर्मचारी खुद को उच्च समझते हैं और अपने साथी को, अपने सहकर्मी को नीच समझते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी जाति छोटी है। इनलाइटमेंट अपना रास्ता तलाश रही थी। दिन नजदीक आया। डीआरडी की पुणे शाखा में
चतुर सैनिक कर्म जानकी दीना बाना जो बनूनी बाबा साहब के वादी थी, एक बाबा साहब की लिखी हुई किताब इन एलेशन ऑफ कास्ट, जातियों का अभ्यास काशीराम को दिया। इनलाइटमेंट का रूप कितना प्रभावी था कि काशीराम को इस पुस्तक में एक ही रात में 3 बार पढ़ डाले। सोए हुए को जगाया जा सकता है, सोने का नाटक करने को नहीं। आज एक भारत का सपना जाग उठा था। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद काशीराम जी, अब मानीवार काशीराम जी बन के चुके थे, उन्होंने बस इतना ही कहा, इस पुस्तक ने मुझे जीवन भर का जाति पात का विनाश, ये किताब ने। मानीवार ने अब वो शादी नहीं करेंगे, उनकी माँ की ममता आगे आई, माँ की ममता, माँ को समझाया, नौकरी से इस्तीफा दिया और फिर 24 पन्ने का एक लेटर लिखकर अपने सामाजिक कार्यों के लिए, अपने समर्थित करने के लिए, जस्टिफाई करने कर अपने परिवार वाले को सेंड कर दिया। फिर निकल पड़े एक महान क्रांति की ओर, 1000 साल से सोए हुए समाज को जागरूक करते हुए, उनका सम्मान वापस करने के लिए एक साइकिल पर हजारों किलोमीटर की यात्रा कर एक कर कर वो एक एक को मिलते, उनकी दिक्कतें सुनती, उनकी होने पर अत्याचार की जन पर कोशिश करते और न्याय दिलवाने की कोशिश करते। मार्ग में देने के लिए बहुत सारी बधाई भी आई। उनके खेमे के लोग उन पर ताने मारते, कहते इतना पढ़ लिख कर डीआरडी की नौकर छोड़ के एक गांव में घूम रहा है। जब 1000 साल से शोषण ना खत्म हुआ तो तुम्हारे दौड़ धूप करने से कैसा खत्म हो जाएगा? तुम्हारे रहने से लोग कितने आए और गए हम सभी जानते हैं। इस तरह से बातें करने के लिए मानसिक अवस्था क्या होती है? मानसिक अर्थ इंसान पहचान में मेहनत रंग लाने लगी। किससे पता था रोपन के हाउसपुर गांव का ये रहीदासी सिख लड़का ज्योतिराव फुले परिवार के चलते हुए बाबा साहब के बाद खाली हुई कड़ी को जोड़ने के लिए पैदा हुआ है। एक महान महापुरुष के किताबों में गहरा असर उनके साथियों और उनके जरा जागरूक किए हुए एक क्रांति दिखती है। लोग समर्थन में इकट्ठे होने लगे, जिसकी पहली झलक 6 दिसंबर 1978 में बम के रूप में दिखी। मांगी के मान्यवर इसकी शुरुआत 1980 से ही शुरू कर दी थी। पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, शोषितों को एकजुट को करने के लिए, एक राजनीतिक ताकत को अभियान बनाने के लिए, एक राजनीतिक ताकत, वो सीधे तरह से राजनीति में ताकत नहीं थी, लेकिन एक राजनीतिक एकता थी। फिर जल दलित शोषित समाज DS4 का मतलब क्या, बहुजन समाज पार्टी से पार्टी पर गए दलित अल्पसंख्यक समुदाय को एक साथ में लाना, इसकी स्थापना 6 दिसंबर 1981 को की। मान्यवर के लिए 6 दिसंबर बाप का साहब का महापरिनिर्वाण का दिन संकल्प दिवस के रूप में होता था। DS4 के जरिए सामाजिक आर्थिक के जरिए आंदोलन घर घर में झुकी झोपड़ी तो के पहुंचने लगा। इसके सुचारू रूप से चलाने के लिए, महिला को जागरूक करने के लिए महिला और छात्र विंग में बांटा गया। जाति के आधार पर उत्पीड़न और सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता, बुराई के खिलाफ आंदोलन करना, प्रेरित करना, लोगों के बीच ग्राउंड लेवल पर काम करना आधुनिक भारत के इतिहास में अपने आप को अद्भुत, अनोखा, महान कार्य था। ये बाबा साहब का वो अधूरा सपना था जिसे माननीय काशीराम जी जान से लगे हुए थे। माननीय काशीराम जी का कार्यों की पहली बहुत शादी लंबी है, क्योंकि ये कई बातों में कहना बहुत कठिन काम है, लेकिन आज मैं डॉक्टर सचनाम भुलेकर उन बातों को याद करना चाहता हूँ। 9 अक्टूबर काशीराम जी का महापरिनिर्वाण दिवस है। ऐसे में हमारा ये उद्देश्य है उनके अधूरे सपने को, टाइम फॉर द रिवॉल्यूशन, बुद्ध के अधूरे सपने, अशोक के सपने को पूरा किया था, मार्क्स के सपने लेनी ने पूरे किए थे, ज्योतिराव के सपने प्रियर सपनिक सहित कबीर, रहीदास, नानक देव जी, सभी महापुरुषों के सपने बाबा साहब ने पूरे किए। ऐसे में माननीय कांशीराम जी के सपने उनकी महापरिनिर्वाण के दिन जाना बहुत आवश्यक भी है। आज जहाँ उनके 2 मुख्य सपने थे, 14 अप्रैल 1984 को काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। उनका नारा था, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा। उनके सामाजिक राजनीतिक विचारों पर शोषित समाज में जागृति हुई, आने लगी। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक
सत्ता प्राप्त करने के लिए तैयार होने लगे। काशीराम जी का कहना था, एकमात्र लक्ष्य है इस देश पर शासन करना है। इसके लिए वो निरंतर प्रयत्न करने लगे। पिछले अति प्रयास को चेतना जगाने के लिए माननीय काशीराम जी ने अपने मकसद में धीरे धीरे आगे आए। यूपी में सरकार भी बना डाली और धीरे धीरे वो दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन अचानक में उसके स्वास्थ्य ने उनका साथ नहीं दिया। 2003 में वो सक्रिय राजनीति से दूर हो गए और मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। और उनके जीते शासक ने देश का शासक का एक सपना अधूरा हुआ। दूसरा सपना था, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप गौर से उसको सुनना चाहिए। जिस तरह से बाबा साहब आम्बेडकर ने निश्चय किए थे, वो हिंदू धर्म में मरेंगे नहीं। आप कहते हैं 40 अक्टूबर 56 को उन्होंने लाखों अनुयायी के साथ में बौद्ध मार्ग अपनाया। उसी प्रकार मान्यवर काशीराम जी भी 2002 में ये प्रणय लिया था कि 14 अक्टूबर 2006 में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के बाद बौद्ध ग्रंथ मार्ग 85वीं वर्षगांठ को ये 5 करोड़ अनुयायी के साथ में धर्मांतर बौद्ध मार्ग अपनाएंगे। लेकिन ये सपना उनका पूरा नहीं हो सका, क्योंकि 9 अक्टूबर 2006 को वो महापरिनिर्वाण प्राप्त हुए। तो दोस्तों, आज हम इन बातों को देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं, कांशीराम जी के बारे में जितनी बातें करें वो बहुत अपूरी है। लेकिन जैसा मेरा उनका साथ मैंने देखा, जब कोल्हापुर में एक सभा हुई और जब मैं कांशीराम जी के पार्टी से उन्हीं के कार्यकर्ताओं के साथ में मुझे जो तकलीफ हुई, ये मैं ज़िंदगी में भूलूंगा नहीं। जब भंडारे से मैं एक राजकीय पार्टी में खड़ा हुआ तो मेरे अपोज में एक मार समाज की भाई जो कुंभी समाज के घर में शादी की गई, तो उसको मेरे अपोज में खड़ा किया और मुझे हराया गया। अगर हम दोनों एक रहते, भंडारा जिले में भी बीएसपी को, जो आज के कारेमोरे आमदार है, उनको सिर्फ 1011 मतों से हार करनी पड़ी। मायावती ने बहुत सारी बातें की। काशीराम जी और मायावती में बहुत सारा अंतर है। मायावती का स्वभाव पैसों के कारण जकड़ गया। एक प्राइमरी टीचर जो राजनीतिक में मुख्यमंत्री बनती है, राज मायावती जी एक ही सीट, जिस 2% के लोगों ने समाज को बर्बाद किया, उसी 2% लोगों को पकड़कर मायावती जी 1% में आ गई। और आज उत्तर प्रदेश क्या, पूरा महाराष्ट्र का ख्वाब वैसा ही रह गया। काशीराम जी वो एक ख्वाब है। आज पॉजिटिव लोग निगेटिव बन गए और निगेटिव बन के जी रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात को भी ध्यान देना चाहिए। हमारे समान बहुत सारे लोग नाराज हो गए। I love learning new technologies. That's why Udemy. With you. आज वो सपना आज भी अधूरा है। तथागत भगवान बुद्ध का सपना सम्राट अशोक ने पूरा किया और सम्राट अशोक का पूरा सपना बाबा साहब ने बुद्ध एंड धम्म लिख के पूरा किया। ना मायावती बुद्ध बन सकी, ना काशीराम जी बुद्ध बन सके। जब आदमी हैंडीक्राफ्ट बन जाता है, तब हमको मेडिटेशन को याद करना चाहिए। भगवान बुद्ध ने हमको मेडिटेशन पढ़ाया। तो पॉजिटिव एनर्जी हम जब तक प्राप्त नहीं कर सकते, मैं डॉक्टर सतीराम बोलूँगा, इस ख्वाब को पूरा करने के लिए आत्मबल के साथ में इस दिन पर 15 मार्च पर एक ताकत जुटाना चाहता हूँ। बहुजनों का सपना पूरा करना चाहता हूँ। मेरे समान तथागत भगवान बुद्ध के मार्ग पर, सम्राट अशोक के मार्ग पर, कबीर के मार्ग पर, महात्मा फुले सावित्री देवी, रमाबाई, जीजा माता, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, तुकाराम महाराज, जगनाड़े महाराज, राजभोग, गुरु नानक, इन सभी संतों को, गाड़गे महाराज से लेकर नए संतों को भी याद में रखते हुए काशीराम जी का वो सपना पूरा करेंगे। उतना ही नहीं, बाबा साहब का वो सपना पूरा करेंगे। बाबा साहब का सपने के लिए हमें एकजुट होना है।
आज हमारी 22 कोटि से भी ज़्यादा लोग हैं। दूसरा समाज माइनॉरिटी का समाज भी 20 कोटि के पास में है। हमारी आधी संख्या है, लेकिन हमारे संख्या होने के बाद भी लोकसभा में जो लोग बुद्ध धर्म का गुस्सा करते हैं, बाबा साहब गुस्सा करते हैं, माननीय काशीराम जी का गुस्सा करते हैं, उनके विचारों पर नहीं चलते, वही लोग चुन के आते हैं। और वो लोग न समाज को घड़ा सकते हैं, न समाज को बना सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इन बातों को हमें याद रखना चाहिए, इस खाप को भी हमें याद रखना चाहिए। हमने बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, कांशीराम जी के नारे पर लोग इतने पागल हुए हैं। अगर हम बाबा साहब आम्बेडकर और काशीराम जी को अगर भगवान करते हैं, तो जिस दिन हम उनको मंदिरों में ले जाएंगे और उनके पुतले को हम पूजा पाठ करेंगे, उस दिन ना बहुजन आगे रहेगा, ना समाज आगे बढ़ेगा। उनके तत्व को मानते हैं, जिस तरह से बुद्ध को हम मानते हैं, बुद्ध के धम्म को मानते हैं, बुद्ध के संघ को मानते हैं, उसी तरह पर हमने उनके विचारों को मानना चाहिए और उनके विचारों के साथ में चलना चाहिए। जब बहुजनों पर अत्याचार होगा, तब नया काशीराम, नया गाड़गे महाराज, शॉपिंग या और नए डाइनिंग नए लोग ऑलवेज पे पैदा होते रहेंगे। क्यों? नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि, अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि, कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं
समाधियामि मूसावादा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि सुरामेरयमज्जपमादठाणा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि सब्बपापस्सकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सच्चित्तपर्योदपनम् एतं बुद्धानशासनम् साधु 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 भटकते क्यों चले आओ सरे दीदार के पीछे, चले आते हैं दिलवाले दिले दिलदार के पीछे। पटक कर सरना फोड़ो तुम संगे मर दीवार के पीछे, मिलेगा क्या भटक कर तुम्हें रेशमी सलवार के पीछे। चलो आओ ऐ दीवानो भीम जी सरदार के पीछे। फूले शाहू भीम के बाद बहुजनों के वाली, बहुजन हित की भारत में ये कर रहे रखवाली। इस काम का किसी को भी मांगते ना दाम, वाजिवा धन्य कांशीराम, वाजिवा धन्य कांशीराम, वाजिवा धन्य कांशीराम, वाजिवा धन्य कांशीराम, वाजिवा
बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। प्यारे दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी काशीराम जी को राष्ट्रपति बनाना चाहते थे। अगर बाबा साहब भी कांग्रेस में रहते तो राष्ट्रपति बनते। नारायणम जैसा राष्ट्रपति बना, कोविंद भी राष्ट्रपति बना, लेकिन वो चेयर को क्या वैल्यू, जो चेयर बहुजनों के काम में नहीं आती, वो मंत्री पद को क्या वैल्यू, जो समाज कल्याण मंत्री रहने के बाद में समाज को साथ नहीं देते। उन बातें के हम बहुत दुखी है। माननीय काशीराम जी के 15 मार्च के 2022 के जन्मदिन के उपलब्धि पर मैं डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर उनको नमन करता हूँ और समराष्ट्र अशोक के वो बातों को भी मानता हूँ। शरणं
जब मन अनमोल हृदय उठे घबराए जब मन अनमोल और हृदय हो डावाडोल, तब मानव तू मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि। तब मानव तू मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि। जब शांति का राग उठे, लाल लहू का भाग उठे, इंसानी आग उठे, मानव में पशु जाग उठे, ऊपर से मुस्काते गण, भीतर जहर रेणु हो। तब मानव तू मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि। तब मानव तू मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। Udemy. No matter how you say it, it's a top online learning destination with thousands of courses. भटकते क्यों चले आओ सरे दिन पशुओं जैसा जीवन था आज बना दिए इंसान तले। पशुओं जैसा जीवन था आज बना दिए इंसान तले। मरते दम तक ना भूलांगे साहब का श्री राम तले। मरते दम तक ना भूलांगे साहब का श्री राम तले। मंजीत मेहरा बेईमानों की चलती हुकूमत लूटपाट का पहरा था। जुल्मी पापी अत्याचारी अन्यायी के सिर सहरा था। जुल्मी पापी अत्याचारी अन्यायी के सिर सहरा था। अन्यायी के सिर सहरा था। चलो आओ ऐ दीवानो भीम जी सरदार के पीछे फूले शाहू भीम के बाद बहुजनों के वाली बहुजन हित की भारत में ये कर रहे रखवाली इसका मुका किसी को भी मांगते ना दाम वाजिवा धन्य कांशी राम वाजिवा धन्य कांशी राम वाजिवा धन्य कांशी राम वाजिवा धन्य कांशी राम वाजिवा धन्य कांशी राम। जय भीम साथियों। बहुजनों पर जब अन्याय होगा एक ना एक, काशीराम पैदा होगा, महात्मा फुले पैदा होगा। भ्रष्टाचार की
और बाबा साहब का वो संकल्प जिंदा रहेगा। नमन करता हूँ काशीराम जी को, उनके धम्म के प्यारे के विचारों को। नमो बुद्धाय, नमो सकरत्ना, जय भीम साथी, जय काशीराम।